Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. 16 दिसंबर 2021 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है और अपने एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने रिव्यू में शेयर किए थे। तो आज आप लोगों के साथ मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूं जो कि पेपर होने वाला है आरएफसीएल का 19 दिसंबर 2021 को। तो जिन लोगों का 19 दिसंबर 2021 को पेपर होने वाला है वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरएफसीएल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट एयर इज अ मेजर ऑफ। लाइट एयर जो है वो किसको मेजर करता है? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर टाइम। तो लाइट एयर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं कि लाइट एयर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस दिया गया है, मून से दिया गया है 1.3 लाइट सेकेंड्स, सन से 8.3 मिनट्स और अल्फा जो है वो 4.4 लाइट ईयर्स लेता है। तो इस तरह से जो आपका लाइट एयर है वो मेजर करता है डिस्टेंस को। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को आसान लगते हैं देखने में, लेकिन कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो वो बेसिक कंसेप्ट याद ना होने की वजह से आप उनको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में जो एनएफएल का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो फिजिक्स से आए थे और मैथ से आए थे। और जैसा कि मैंने आपको जब सिलेबस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैथ आप लोग जरूर पढ़कर जाएं, फिजिक्स आप पढ़कर जाएं और केमिस्ट्री आप पढ़कर जाएं। लास्ट ईयर जो एनएफएल का पेपर आया था उसमें 70 to 80% क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आए थे और इस बार जो पेपर का पैटर्न रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो केवल फिजिक्स और मैथ से आए हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स को हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पर केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम फर्टिलाइजर से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है एनएफएल के लिए उसमें बताया गया है कि फर्टिलाइजर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो थर्ड शिफ्ट के पेपर में आए हैं। तो हम किसी भी पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। कह रहे हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी जो है वो कौन सी है? वेलोसिटी है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। देखिए वेलोसिटी, फोर्स और एंगुलर मोमेंटम तीनों जो हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटीज माने गए हैं। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है कैपिटल V = W/Q होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क डन जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम और वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आने की पूरी संभावना है इस समय। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग it from infinity to that point under the influence of the primary charge only। और वर्क डन की अगर हम बात करें तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल thus is a scalar quantity। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज। कह रहे ऑटोमोबाइल में कौन से टाइप का मिरर यूज किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा इसका सही आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं
तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी इसी तरीके के एनएफएल के एग्जाम में पेपर आ चुके हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो हम मैथ को और फिजिक्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है टू ओपन अ डोर इजिली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। कह रहे हैं अगर हमें किसी दरवाजे को आसानी से खोलना है तो वो जो हैंडल होना चाहिए दरवाजे का वो कहाँ पर फिक्स होना चाहिए? हिंज के पास होना चाहिए, नियर द हिंज, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से दूर, एंड अपोजिट टू हिंज, हिंज के अपोजिट होना चाहिए, इन द मिडल, या फिर जो आपका हैंडल होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज क्या है उसको मैं बता देती हूँ। कह रहे हैं कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और अगर हमें किसी दरवाजे को इजीली खोलना है तो जो हैंडल होना चाहिए वो हिंज से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। जैसे कि आप हैंडल देख रहे हैं हिंज से दूरी पर है, तो अगर जो हमारा हैंडल है वो जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उतनी ज्यादा हम उसे आसानी से खोल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसमें दिया गया हो द हैंडल शुड बी फिक्स्ड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। और अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दिया है ऑप्शन में तो आप ग्रेटेस्ट डिस्टेंस को ही सेलेक्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। कह रहे जब पानी फ्रीज करता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है? डेंसिटी डिक्रीज करती है, जीरो हो जाती है, या फिर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, या फिर डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब वाटर फ्रीज करता है तो क्या होता है। कह रहे द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस एज इट इज कूल्ड। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो शुरू में बढ़ती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, और 4 डिग्री के बाद डेंसिटी डिक्रीज करती है जब ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, या फिर इंटरफेरेंस। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले स्लाइड्स पर। आप इन सारे जो भी मैंने यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन प्रोवाइड कराया है आप इनको ध्यान से पढ़कर जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके पेपर में हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरी थ्योरी पोर्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज। कह रहे हैं एयर बबल पानी के अंदर कैसा बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, या कॉनकेव मिरर की तरह, या कॉनकेव लेंस की तरह। तो एयर बबल जो कि वाटर के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस बॉटल के अंदर 2 एयर बबल हैं। ये जो एयर बबल हैं पानी के अंदर ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। द एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंसेज आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंसेज बोला जाता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है वो आपको इजी लगे, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो इजी क्वेश्चन करने में भी हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रहेंगी। आप इस सीरीज के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So the total internal reflection can take place when light travels from, कह रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम तक ट्रेवल करती है। तो डायमंड टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, एयर टू वाटर या फिर एयर टू ग्लास। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है when light rays travels from optically denser medium to optically rarer medium, यानी कि जब लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ पास करती हैं, फ्लो करती हैं, प्रोपिगेट करती हैं, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर हम सबसे ज्यादा डेंस मीडियम की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंस जो है वो डायमंड है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब डायमंड टू ग्लास लाइट रेस पास करेंगी। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट शुड बी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दैट इज फ्रॉम वाटर टू एयर हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड है, डायलिसिस पर बेस्ड है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर बेस्ड होता है या फिर डिफ्यूजन पर बेस्ड होता है। तो देखो जो वर्किंग ऑफ मशीन होती है वॉशिंग मशीन की वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स का सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है उनके साइज, शेप और डेंसिटी पर। और जो वॉशिंग मशीन होती है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डिस्कस्ड। मैं देख लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा कि क्वेश्चन छूट गया था। तो एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, कह रहे एब्सोल्यूट जीरो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, at which water boils at 298 Kelvin, at which liquid helium boils, at which the volume becomes zero। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैं बता देती हूँ, हिंदी में समझा देती हूँ उनको ऑप्शंस। तो कह रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो की अगर हम बात करें तो ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर सारे मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो रुक जाता है। सीज करना मतलब रुक जाता है। एट विच वाटर बॉइल्स एट 298 केल्विन, या फिर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर वाटर बॉयल करता है, या फिर वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड हीलियम बॉयल करता है, या फिर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स जीरो, वो टेम्परेचर जिस पर जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में मैं बता देती हूँ, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर सारे मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो सीज कर जाता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर मैं बता देती हूँ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन being the point where all the molecular motion ceases। तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर सारा मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो सीज कर जाता है। एंड ऑन द केल्विन स्केल इट इज 273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन को हम -273.15 डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो यहां पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is paramagnetic in nature? कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक होता है? तो कह रहे हैं आयरन होता है, हाइड्रोजन होता है, या फिर नाइट्रोजन होता है, या ऑक्सीजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है Which of the following is not a characteristic of solid? यहाँ पर इनमें से कौन सा सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है? हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, रेगुलर शेप, हाई रिजिडिटी। तो देखो सॉलिड के जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की जो शेप होती है वो हमेशा रेगुलर शेप होती है, कोई ना कोई शेप होती है। और रिजिडिटी की अगर बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं।
लेकिन सॉलिड के संदर्भ में जो हाई कंप्रेसिबिलिटी की बात की गई है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और इसी की वजह से जो उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लीस्ट हो जाती है। सॉलिड को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते। लिक्विड में कुछ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो जो सॉलिड होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल माने गए हैं और नॉट कंप्रेसिबल हम उन्हें कह सकते हैं। लिक्विड्स जो है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा कौन सा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो किनके बीच का एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है? अर्थ और सन के बीच का, अर्थ और मून के बीच का, जुपिटर और सन के बीच का, प्लूटो और सन के बीच का। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितनी बराबर होती है वो हम देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। और ये जो यूनिट होती है ये लेंथ की यूनिट होती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 पास्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो 1 पास्कल जो होता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। पास्कल जो है प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर की पावर -2। तो 1 पास्कल हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर -2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज ऑडिबल साउंड, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, मेगासोनिक। तो देखिए जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वो मानी गई है ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ह्यूमन विद नॉर्मल हियरिंग कैन हियर साउंड्स बिटवीन 20,000 टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये होगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है when water is heated from 0 डिग्री to 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं जब पानी को गर्म किया जाता है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या उसके वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज, या फिर फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए जब हम वाटर को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो पहले तो डिक्रीज करेगा और उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और यही कहलाता है वाटर का एनालॉगस बिहेवियर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ऑप्शन इसका है वो होगा डी। ठीक है, कह रहे हैं नॉर्मली सब्सटेंसेस वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है, बट पानी के केस में ऐसा नहीं होता। जब हम वाटर को हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसमें देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कम होते हैं। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और 10 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम बढ़ता है और इसी को हम कहते हैं एनामाइलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अर्थ इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट।
नॉन एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड रेडिएटर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो होगा अर्थ को एक अच्छा एब्जॉर्बर और अच्छा रेडिएटर माना जाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में हम बता देते हैं, अर्थ इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑल्सो। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर देयर इज नो मॉइस्चर, यानी कि अर्थ का वो पार्ट जहां पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसके आंसर को जरूर ध्यान से पढ़कर जाएं। तो यहाँ पर हम क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है आप उसे आराम से बैठकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आंसर के एक्सप्लेनेशन है वो जानने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका जो आंसर आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है। वैसे तो मैंने सारी चीजें वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से मतलब आपको ज्यादा टाइम लगेगा देखने में, इसीलिए मैं सारे आंसर साथ के साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। 100 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। 19 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, कह रहे हैं एटमॉस्फेयर में जो लाइट का डिफ्यूजन होता है वो किस वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, हीलियम की वजह से, या फिर वाटर वेपर्स की वजह से। तो जो मैं बता देती हूँ कि जो एटमॉस्फेयर में लाइट डिफ्यूज करती है वो करती है डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बी। कह रहे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स, is never deformed, is deformed very easily, is harder than rubber। कह रहे स्टील जो है उसको लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स की जरूरत होती है। is never deformed, ये कभी भी डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। is deformed very easily और it is harder than rubber। तो देखिए जो स्टील होता है वो मोर इलास्टिक होता है रबर से, क्योंकि it is very easily deformed, इट इज डिफॉर्म्ड वेरी इजीली। हम इसे बहुत ही आराम से आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ये मोर इलास्टिक माना गया है रबर से। और इसका एक और रीजन है जो हम कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका आंसर आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। कह रहे बिकॉज स्टील कैन बी डिफॉर्म्ड वेरी इजीली। अगर हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो इसको हम कैपिटल वाई से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट, ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई। जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है रबर में वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील, इसीलिए स्टील का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई होती है वो ज्यादा होती है। एज स्टील हैज लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा हो जाती है रबर से, इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं पेपर में। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सक्सेसफुली डिस्कस किए हैं। आपको अगर किसी आंसर में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन वाटर, its boiling point, its density, its viscosity, its surface tension। तो देखो एल्कोहल जो होता है वो वाटर से ज्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो नेल पॉलिश रिमूवर्स में एल्कोहल्स होते हैं, और जैसे ही हम नेल पॉलिश का रिमूवर का जो कैप है उसको ओपन कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको उसका वॉल्यूम कम दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली वेपराइज हो चुका होता है। तो एल्कोहल बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल जैसे फॉर एग्जांपल इथानॉल है, इथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये जल्दी वेपराइज हो जाते हैं।
तो एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं दी गई नॉन मेटल में से कौन सी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर नहीं होती है? सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस और सेलेनियम ये चारों जो है ये नॉन मेटल्स हैं। इनमें से सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेलेनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानी गई है। तो यहाँ पे हम सेलेनियम के बारे में जान लेते हैं। कह रहे हैं नॉन मेटल कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट और सेलेनियम जो है वो नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर मानी गई है। सेलेनियम इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लाइट देन इन डार्कनेस। सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर आपको पता चल ही गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड। कह रहे हैं जब हम किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं यानी कि पानी में डालते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो उस पर एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम पूछा गया है। अब थ्रस्ट होगा, वेट होगा, मास होगा या फिर दोनों होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। कह रहे हैं कौन से टाइप का जो ग्लास होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस को भेद कर जाता है, अल्ट्रावायलेट रेस को कट कर देता है? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास या फिर क्रूक्स ग्लास। तो देखिए जो ग्लास अल्ट्रावायलेट रेस को भेद कर जाता है वो कहलाता है क्रूक ग्लास। क्रूक ग्लास एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि डिफरेंट टाइप के ग्लासेस कौन कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास और क्रूक ग्लास। क्रूक ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। It is a special type of glass which contain cerium oxide, CEO2 होता है इसमें, और it has a high absorption of ultraviolet radiation। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। Which one of the following has the highest energy? कह रहे हैं इनमें से कौन सी लाइट की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है? ब्लू लाइट की एनर्जी, ग्रीन लाइट की एनर्जी, रेड लाइट की एनर्जी या फिर येलो लाइट की एनर्जी? तो देखिए अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें जो वॉयलेट लाइट होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। लेकिन यहाँ पे वॉयलेट का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम ब्लू लाइट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वॉयलेट की कितनी होती है। देखो वॉयलेट जो होता है कलर, उसकी फोटोन एनर्जी होती है 2.75 to 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो ब्लू लाइट है उसकी कुछ कम होती है, 2.5 से लेकर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। इसी तरह से अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, 380 से लेकर 450 नैनोमीटर तक होती है, और जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट रेड लाइट की सबसे ज्यादा होती है, और फोटोन एनर्जी भी वॉयलेट लाइट की सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो आप इस चार्ट को अच्छे से ध्यान से याद करके जाइए कि इस चार्ट से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ विल रेडिली कैच फायर। कह रहे हैं इनमें से किस टाइप का क्लॉथ जो होगा, कौन से टाइप का जो कपड़ा है वो जल्दी आग को कैच कर लेता है? कॉटन क्लॉथ, पॉलिस्टर क्लॉथ, एक्राइलिक क्लॉथ, नायलॉन क्लॉथ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और कॉटन हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑन कैचिंग फाइबर्स। फायर होगा यहाँ पर, आग को आसानी से कॉटन जो है बहुत जल्दी कैच नहीं करता है, कैच करता है
जो मटेरियल्स दिए गए हैं उनके कंपैरिजन में कम करता है। तो यहाँ पे जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो बोले जाते हैं कि कहीं पे भी आप इंडस्ट्री में, किचन में, लैबोरेटरीज में जहाँ पे भी वर्क करते हैं वहां पर किचन क्लोथ्स को प्रेफर किया जाता है, तो कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे कॉटन तो इसका आंसर नहीं होगा, और क्या है इसके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द मेटल हैज द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी? कह रहे हैं दिए गई मेटल्स में से कौन सी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो के की वैल्यू होती है, थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैपिटल के से डिफाइन करते हैं, ज्यादा होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका जल्दी से। इसका आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 419 वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और मेटल्स की भी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, आप देख के जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी? कह रहे हैं यहाँ पे कौन जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ग्लोबल एनर्जी का? फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, रिन्यूएबल फ्यूल्स और नन ऑफ दिस। तो देखिए अभी 2013 के डेटा के अनुसार जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स माने गए हैं ग्लोबल एनर्जी के। तो इसका डेटा मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसका डेटा मैं आपको बता देती हूँ। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवरटुक नेचुरल गैस टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड, प्रोड्यूसिंग 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब सम ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। सोलर पावर, विंड पावर, वेव एंड टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, बायोमास एंड हाइड्रो पावर। तो जो आपको मेरे हेड के ऊपर वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है वो जियोथर्मल पावर का है, जियोथर्मल एनर्जी का है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला इस इधर से पिक्चर है, ये हमारा जो पिक्चर है ये हमारा टाइडल पावर का है। ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट वाला पिक्चर है ये हाइड्रो पावर का है। ठीक है, और विंड पावर का मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में लगाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्सेस हैं ग्लोबल एनर्जी की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का सबसे क्लीनेस्ट सोर्स जो है वो कौन सा माना गया है? बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर या फिर विंड एनर्जी? तो देखो विंड एनर्जी इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इट इज द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसको हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और विंड पावर जो है ये एक सस्टेनेबल है। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि इसके द्वारा जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार्बन एमिशंस होते हैं वो नहीं होते। इट डज नॉट रिलीज कार्बन एमिशंस एज बाय प्रोडक्ट्स। तो ये बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कार्बन एमिशंस नहीं देती हैं। और अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो ये एंटायरली रिन्यूएबल है, क्योंकि विंड जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहने वाली है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी की हीट से जो एनर्जी हम डिराइव करते हैं उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास या फिर टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो होगा इसका आंसर होगा, यानी कि पृथ्वी की हीट से जो हम एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं, उस एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो का मतलब होता है भू, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, कह रहे हैं जो हैवी वाटर होता है जिसको आप D2O बोलते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में D2O को यूज करते हैं और D2O का फंक्शन क्या होता है, उसको क्यों यूज किया जाता है? तो कह रहे हैं स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूल डाउन द रिएक्टर, स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शंस। कह रहे हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है
या फिर न्यूट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए किया जाता है, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनको बंद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो हैवी वाटर होता है वो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है और एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। और हैवी वाटर इज यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इट एक्ट एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर, और इसको यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन माइंस ऑकर्स ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ। जो माइंस में, खानों में एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो आग लगती है, ठीक है, वो किस वजह से लगती है, कौन सी गैस की मिक्स करने की वजह से लगती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विद एसिटिलीन, मीथेन विद एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड विद इथेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मीथेन विद एयर। यानी कि मीथेन जब एयर से मिल जाती है तो आपका एक्सप्लोजन होता है। अब हम इसका देख लेते हैं। पिक्चर इस तरीके का है, कह रहे हैं मीथेन विद एयर। मीथेन एक्सप्लोजन्स occurs when methane gas from mining is built up and cannot escape because of high pressure। तो मीथेन बनती है, ठीक है, और मीथेन जो है, मीथेन गैस हाई प्रेशर की वजह से जो है वो एस्केप नहीं हो पाती, इसी वजह से आग जो है लग जाती है, क्योंकि मीथेन जो है एयर के साथ मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following material is hard and very ductile? कह रहे हैं इनमें से कौन सा मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डक्टाइल भी होता है? वेरी डक्टाइल एंड वेरी हार्ड एट अ टाइम, एक साथ। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। तो देखिए नाइक्रोम जो है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे तारे बनाई जाती हैं, और नाइक्रोम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और डक्टाइल होता है। कैसा होता है नाइक्रोम? आप इसकी वायर्स देख सकते हैं, बहुत ही शाइनिंग होती है इसमें। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज वेरी डक्टाइल। द मेटल इज वेरी हार्ड एंड नॉन फ्रेजाइल। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। Which one of the following is not radioactive? कह रहे हैं इनमें से कौन सा मटेरियल जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता है? एस्टाटाइन, फ्रेंशियम, ट्रीटियम, जिरकोनियम। तो यहाँ पर जो जिरकोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, और ये तीनों जो हैं बचे हुए ABC, ये तीनों रेडियो एक्टिव होते हैं। जिरकोनियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिरकोनियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैलिएबल, डक्टाइल, लस्टीरियस, सिल्वर ग्रे मेटल होती है, और ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होती है हीट और कोरोजन के प्रति। इट इज लाइटर देन स्टील, स्टील से लाइट होती है, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो कॉपर के समान होती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जिरकोनियम है मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप बता सकते हैं इसका आंसर, और मैं भी बता देती हूँ। इसका आंसर है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो होता है रिडक्शन, एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, कह रहे हैं लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन पेंटा डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड होता है? तो लाफिंग गैस का जो नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। So here we are discussing nitrous oxide. नाइट्रस ऑक्साइड का कॉमनली नाम होता है लाफिंग गैस, और इसे हैप्पी गैस भी बोला जाता है। ये एक कलरलेस गैस होती है, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, और इसका जो यूज किया जाता है वो मेडिसिन और डेंटल प्रोसीजर्स में एनेस्थेसिस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया है ग्लास इज,
सुपर हीटेड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड गैस, सुपर हीटेड लिक्विड। तो ग्लास जो होते हैं वो होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। ग्लास जो होता है एक अमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बैटरी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट। तो देखो, बैटरी इज अ डिवाइस which stores chemical energy and which convert this chemical energy into the electrical energy. तो यहाँ पे बैटरी is a device which stores chemical energy and then convert this chemical energy into the electrical energy. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाएं। बहुत ज्यादा अमाउंट में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर्स में। तो कह रहे हैं which are the materials generally employed as solder in soldering operations in electronics। कह रहे हैं सोल्डर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। सोल्डर जो होती है वो एक अलॉय होती है, लेड और टिन से मिलकर बनाई जाती है और सोल्डरिंग ऑपरेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सोल्डरिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में दो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स को मेल्टिंग सोल्जर्स की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है। और ये जो सोल्जर होता है ये एक मेटल अलॉय होता है और यूजुअली टिन और लेड से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। कह रहे हैं इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ मेजर इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव। तो यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन इज एन ऑयली लिक्विड, एक ऑयली लिक्विड होता है ये, और ये बहुत ही आसानी से एक्सप्लोड कर जाता है जब ये हीट और फ्लेम के संपर्क में आता है। अल्फ्रेड नोबल ने इसके यूज को डेवलप किया था और अल्फ्रेड नोबल developed the use of nitroglycerine as a ballistic explosive by mixing nitroglycerine with inert absorbent or diatomaceous earth। तो यहाँ पे जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है और उन्होंने इससे डायनामाइट बनाया था। एक्सप्लोसिव डायनामाइट का पेटेंट 1867 में किया गया था। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो बॉटल आप देख रहे हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन की है। इट इज अ मेजर इंग्रेडिएंट फॉर द एक्सप्लोसिव्स। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। कह रहे इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी है यहाँ पर ऑप्शन। तो कह रहे हाई एश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। तो इंडियन कोल के संदर्भ में मैं आपको बता देती हूँ उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इंडियन कोल में हाई एश कंटेंट होता है और लो सल्फर कंटेंट होता है। तो 1 और 2 जो दोनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होंगे। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और जानकारी है इंडियन कोल के संदर्भ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे ये जानकारी है। ठीक है, तो यहां पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज। कह रहे हैं कौन सी गैस जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि आग को बुझाने में कौन सी गैस जो है वो यूज की जाती है। नियॉन नोबल गैस है, ठीक है, वो यूज नहीं की जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं की जाती और नाइट्रोजन नहीं की जाती। यहाँ पर जो गैस यूज की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत ही हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर की जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फायर एक्सटिंग्विशर से बाहर आती है तो वो बहुत ठंडी होती है
और वो जो फ्यूल होता है उसको भी ठंडा कर देती है जहां से आग लग रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है लेबोरेटरीज और किचन में फायर एक्सटिंग्विशर में। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर यूज ऑफ सल्फर इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कह रहे हैं सल्फर का जो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है? H2SO4 की, H2S की, SO2 की, या फिर फंगीसाइड्स की? तो देखो सल्फर का जो मेजर यूज किया जाता है वो किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ द मेन यूज ऑफ सल्फर इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में बनाया जाता है और इससे अदर केमिकल्स जो हैं वो फर्दर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सल्फर के अगर हम और यूजेस की बात करें तो जो सल्फर है उसको हम कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं बता देती हूं मैं आपको। कार्बन डाई सल्फेट बनाने में, सोडियम थायोसल्फेट बनाने में, गन पाउडर बनाने में, मैचेस बनाने में और फायरवर्क्स में यूज किया जाता है। और पॉलीमर इंडस्ट्री में भी सल्फर का यूज किया जाता है। सल्फर को वल्केनाइजेशन एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। रबर के वल्केनाइजेशन में सल्फर का यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन केरोसिन, कह रहे हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और इतना रिएक्टिव होता है कि हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे हमें केरोसिन बॉटल्स में रखना पड़ता है। तो कह रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या फिर ब्रोमीन। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर उसको देख कर जाए। सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हमें उसे केरोसिन बॉटल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम होगा इसका आंसर। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल पाई जाती है? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन? तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कितनी पाई जाती है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द प्लैनेट। अबाउट 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है। यहाँ पर नॉन मेटल्स का भी डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, 47% अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है और सिलिकॉन जो है वो 28% पाई जाती है। तो यहाँ पे मेटल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, 8.1 पाई जाती है और उसके बाद फिर आयरन का स्थान आता है, 5% पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम सॉल्ट्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर, कह रहे हैं कौन सा कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो एज अ फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनाइड या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट्स। तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम इज यूज्ड टू इंप्रूव द सॉइल क्वांटिटी। सॉइल की क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए कैल्शियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है वो एज अ पीएच बफर यूज करता है and it contribute to neutralizing both the alkalinity and the acidity। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following element comes under metalloids, कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मेटेलॉइड्स के अंदर आता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है मेटेलॉइड्स। जर्मेनियम, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जिंक तो मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, बचा जर्मेनियम जो कि मेटेलॉइड होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जर्मेनियम के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जर्मेनियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल कैपिटल G and E और इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। ये एक लस्टीरियस हार्ड ब्रिटल ग्रेइश व्हाइट मेटेलॉइड होता है, कार्बन ग्रुप में होता है। प्योर जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है विद एन अपीयरेंस सिमिलर टू एलिमेंटल सल्फर। एलिमेंटल सल्फर की तरह इसका अपीयरेंस होता है प्योर जर्मेनियम का। तो बहुत ही ज्यादा शाइनी आपको ये दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में और इस पिक्चर से आप इसको याद रख के जरूर जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, कह रहे हैं इनमें से कौन सा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स या फिर मीथेन?
तो यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो नहीं आता है। तो नाइट्रोजन है इसका आंसर। द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो कुछ लोगों को अगर वाटर वेपर्स का डाउट है तो वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस गैस में आती है, और जो गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है वो है नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज, कह रहे हैं अमोनिया की एक प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी होगी? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज ओडरलेस गैस, इट इज येलोइश गैस, इट्स aqueous solution turns red litmus into blue litmus। तो अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे आइडिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अमोनिया जो होती है सॉल्युबल होती है वाटर में। अमोनिया जो होती है पंजेंट स्मेल की होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है उसकी, तो ओडरलेस नहीं है, सॉल्युबल है वाटर में, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। अमोनिया इज येलोइश कलर, अमोनिया जो है वो कलरलेस होती है। और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इस अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अमोनिया के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। लास्ट वाला जो ग्रीन वाला ऑप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये NH+ आयंस और OH- आयंस जो है देता है, और ये जो प्रेजेंस ऑफ OH आयंस होती है इसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द OH- आयंस। ठीक है, तो फोर्थ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और आप इसका आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको लोगों के लिए लिखी है, आप इसको जरूर पढ़कर जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज टैप वाटर, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की वो होती है रेन वाटर। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। रेन वाटर इज कंसीडर्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या फिर सुपर फॉस्फेट। तो देखो, जिन जिन में अमोनिया प्रेजेंट है यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन है, यूरिया में 46% है, अमोनियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। केवल एक यहाँ पर सुपर फॉस्फेट है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सुपर फॉस्फेट इज नॉट अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे मैं आपको इसका बता देती हूँ। अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो 21% नाइट्रोजन है, 24% सल्फर है। यूरिया में मैंने आपको बता दिया है 46% नाइट्रोजन होता है, याद करके जाइए। अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला है NH4NO3 और इसमें 34% नाइट्रोजन जो है वो होता है। तो सुपर फॉस्फेट होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो देखो, यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, और यहाँ पे यूरिक एसिड और अमोनिया है। ये जो तीनों है ये बायो फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं, नाइट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ पर केवल एक राइजोबियम है जो कि बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज, BGA बोलते हैं, ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। राइजोबियम इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स, different types of crops. Azobacters can also be used for crops like beets, maize, mustard, cotton, potato and other vegetable crops. तो राइजोबियम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर होगा। अदर बायो फर्टिलाइजर्स के नाम आप जरूर याद करके जाएं कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the common name of CaOCl2 और OCl whole twice? ठीक है,
ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला बेकिंग पाउडर का है, बेकिंग सोडा का है, ब्लीचिंग पाउडर का है या फिर वॉशिंग सोडा का है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसको हम प्रिपेयर करते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप जरूर देखकर जाएं, फॉर्मूला देखकर जाएं ब्लीचिंग पाउडर को नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a commercial source of energy? कह रहे इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो देखो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हो जिसके लिए हम जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपनी कंट्री में सेम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल और या कोल है, ये जितने भी सोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, कोल है, इन सभी के लिए चाहे मैं हो चाहे आप हो, पेट्रोल पंप पे जब हम जाते हैं तो पेट्रोल भराने के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ मनी ही पेमेंट करना पड़ता है। जो भी पेट्रोल का रेट होता है 80 रुपए लीटर है या 90 रुपए लीटर है, तो वो मुझे और आपको सेम ही अमाउंट में पे करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम का ऐसे सोर्स कहलाते हैं एनर्जी के कमर्शियल सोर्स। अब मैं अगर फायरवुड की बात करूं तो फायरवुड जो है वो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो फ्री में भी मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है फायरवुड इज ऑब्टेन्ड नॉन कमर्शियली by people from wasteland और forest lands। और कमर्शियल सोर्स है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिनको हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, गोल्ड नंबर, एडेड अनलेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेट्रोल होता है उसकी क्वालिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टेन नंबर के टर्म्स में। तो यहाँ पे इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो कि गैसोलीन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टेन नंबर की हेल्प से, और इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल की अगर हम बात करें तो उसको हम ऑक्टेन करते हैं सीटेन नंबर की हेल्प से। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान कौन सी गैस रिलीज हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल में 2 से 3 दिसंबर की रात में 1984 में हुई थी, और यहाँ पर एक जो जहरीली जो गैस है वो रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे कौन सी गैस जो है वो रिलीज हुई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनेट या फिर पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पे MIC लीक हुई थी। MIC है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी मानी गई है ये वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना गया है। यहाँ पर MIC लीक हुई थी और इसका जो असर है वो आज भी वहां पर लोगों में दिखाई देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि हम उसे डिग्रेड कर सकते हैं। नायलॉन, प्लास्टिक, वुल या फिर पॉलीथीन बैग्स। तो देखो नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स जो हैं दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर जो वूल है जो कि एनिमल से बनाया जाता है वो होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वूल होगा इसका करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। वूल इज अ फाइबर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ शीप एंड अदर एनिमल्स। वूल आर फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट, सो इट इज अ बायोडिग्रेडेबल। तो अदर जो होंगे दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एग्जाम में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, तो वहां पे भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक जो होगा वो इजिली रिसाइक्लेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाएं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू पेट्रोल। कह रहे हैं इनमें से कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होती है? मीथेन की, सीएनजी की, एलपीजी की या फिर केरोसिन की? तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। आपने बोला था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि पहले आप आंसर बताया करो फिर बाद में अपनी कहानियां करा करो। तो यहाँ पे मैं पहले आंसर बता देती हूँ फिर कहानी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है केरोसिन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन की 45,000 होती है किलो जूल पर केजी, और पेट्रोल की भी 45,000 किलो जूल पर केजी होती है, और सीएनजी की होती है 50,000 किलो जूल पर केजी। मीथेन की भी 50,000 किलो जूल पर केजी होती है। एलपीजी की 55,000 किलो जूल पर केजी होती है। तो केरोसिन और पेट्रोलियम की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सेम होती है। आप इसको जरूर देखकर जाएं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हम सभी को पता है क्या होता है। मीथेन अप टू 90%, C2H6 इथेन है, C3H8 होगा प्रोपेन या फिर हाइड्रोजन। तो मीथेन जो होता है वो 84 to 90% नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको डेटा दिखा देती हूँ। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस जो होता है वो मीथेन होता है। अगर हम टिपिकल कॉम्पोजिशन की बात करें नेचुरल गैस के, तो नेचुरल गैस में मीथेन होता है 85 to 90%, 84 to 90% बोला है मैंने। इथेन होता है 3 to 8%, और बाकी डेटा जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मीथेन होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम टार इज यूज्ड एज, कह रहे हैं पेट्रोलियम टार जो है वो कहां पर यूज किया जाता है? बेस फॉर कोटिंग्स एंड पेंट, पेंट और कोटिंग के बेस बनाने में, रूफिंग और पेविंग्स में किया जाता है, या फिर दोनों में किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पेट्रोलियम टार जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और इसका यूज किया जाता है कोटिंग्स एंड पेंट्स में और रूफिंग और पेविंग्स में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेफ्था इन अ फर्टिलाइजर प्लांट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, कह रहे हैं फर्टिलाइजर प्लांट में नेफ्था यूज किया जाता है, और नेफ्था जो है वो किस चीज का सोर्स होता है फर्टिलाइजर प्लांट में? फ्यूल का सोर्स होता है, हाइड्रोजन का सोर्स होता है, नाइट्रोजन का सोर्स होता है, या फिर ऑक्सीजन का सोर्स होता है? तो जो नेफ्था फर्टिलाइजर प्लांट में यूज किया जाता है इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। नेफ्था इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक एयर फॉर नाइट्रोजन। अमोनिया which is the chemical compound of nitrogen and hydrogen is produced using naphtha stream and air। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए नेफ्था कहाँ यूज होता है। कह रहे हैं नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि कैन जो है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है? 10%, 25%, 50% या फिर 80%? तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैन होता है उसका जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है 21 to 28%। तो यहाँ पे 25% होगा इसका आंसर। दूसरी बात ये कि जो अभी NFL का एग्जाम हुआ है उसमें 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और बताया गया है कि जो तीसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो फर्टिलाइजर को इसलिए हम यहाँ पे इग्नोर करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि पेपर जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट का ही है। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, फर्टिलाइजर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि जिन्होंने पेपर सेट किया है उनकी क्या चॉइस है, क्या एक्सपर्टाइजेशन है। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, आप पेपर को पूरा पढ़कर जाएं। तो ये कभी ना सोचे कि फर्टिलाइजर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आए हैं। पॉलीमर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे कैन भी कहते हैं
और नाइट्रो लाइमस्टोन कहा जाता है, नाइट्रो चौक कहा जाता है। ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है और फर्टिलाइजर ग्रेड कैन में रफली 8% कैल्शियम होता है और 21 से लेकर 27% नाइट्रोजन होती है। तो 25% जो हमने चूज किया है वो इसी बेसिस पर चूज किया है। और कैन जो है वो एसिड सॉइल्स में प्रिफर्ड फर्टिलाइजर माना गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है। कैटलिस्ट यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन इज, कह रहे हेबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड, निकिल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर सिलिका जेल। तो मैं आपको बता देती हूँ, हेबर प्रोसेस में रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड यानी कि आयरन एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसका एक पिक्चर हम देख लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। कैटलिस्ट यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस इज आयरन। आयरन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन। तो आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसका फ्लोशीट आप देख सकते हैं किस तरह से, कहां पर हमने आयरन को फिट किया हुआ है, फ्लोशीट में आप देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 5-10-5 फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या होता है? 5-10-5 फर्टिलाइजर मीन्स दे कंटेन। तो देखो 5-10-5 का मतलब होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है पोटेशियम। यानी कि 5% तो उसमें होगा नाइट्रोजन, 10% जो होगा P2O5 होगा यानी कि फास्फोरिक एसिड होगा, फास्फोरस होगा, और 5% उसमें होगा K2O यानी कि पोटेशियम। तो ये आप याद रख के जाइए, पहला होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटेशियम। तो यहाँ पर इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है? गोबर मैन्योर, ऑयल केक, चिली साल्ट फैक्ट्री या नन ऑफ दिस। तो देखो मैं आपको गोबर मैन्योर के बारे में बता रही हूँ, वो जो है वो यहाँ पे आंसर नहीं है। चिली साल्ट पैट्रे जो होगा यहाँ पे आंसर करेक्ट है। और ऑयल केक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो चिली साल्ट पैट्रे है इट इज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका बारे में आप हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चिली साल्ट पैट्रे को सोडा नाइटर बोला जाता है, नाइट्रेट ऑफ सोडा बोला जाता है, या फिर सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है। ये एक कलरलेस, ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और ये इसका जो यूज होता है पोटेशियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स के बनाने में किया जाता है और हाई स्ट्रेंथ ग्लास के प्रोडक्शन में किया जाता है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। और इसका जो मेजर यूज किया जाता है वो किया जाता है मीट को प्रिजर्व करने के लिए। तो जो आप ऊपर पिक्चर देख रहे हैं जहां पर मीट को बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर रखा जाता है, वहां पर चिली साल्ट पैट्रे का यूज किया जाता है और ये एक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। हम ऑयल केक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ऑयल केक का कहां पर यूज होता है। ऑयल केक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स और बायोपेस्टिसाइड्स, विटामिन्स और अदर बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन में ऑयल केक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया के ऑक्सीडेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? प्लैटिनम बेरिलियम, प्लैटिनम रोडियम, कोबाल्ट मोलिब्डेनम या फिर प्लैटिनम मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि अमोनिया के ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन जो है कैटलिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। अभी एनएफएल के एग्जाम में मुझे एक भी क्वेश्चन कैटलिस्ट का दिखाई नहीं दिया है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैटलिस्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन जो है वो एनएफएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज यूज्ड एज अ कैटल फीड, यानी कि पशुओं के खाने में मिलाने के लिए पशुओं के जो चारा होता है उसमें इस फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है एज अ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। तो कह रहे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, सुपर फॉस्फेट है या फिर अमोनियम सल्फेट है। तो यूरिया इज यूज्ड एज अ कैटल फीड सप्लीमेंट टू रिप्लेस अ पार्ट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट।
तो यूरिया का यहाँ पर यूज किया जाता है, कैटल फीड यूज किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a commercially used feedstock for the production of ammonia synthesis gas? It means ammonia synthesis gas के प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा कमर्शियली यूज्ड फीडस्टॉक नहीं है? तो देखो अमोनिया के प्रोडक्शन में, अमोनिया सिंथेसिस गैस के प्रोडक्शन में वाटर, नेफ्था, कोल और कोक ओवन गैस जो है वो यूज की जाती हैं। टार इज नॉट यूज्ड एज अ feedstock for the production of ammonia synthesis gas. So C is the correct option for this. So now we will move on to the next question. 68 क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 69 क्वेश्चन पर हम आए हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर चीपर, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री। दे इंप्रूव द डैश ऑफ द सॉइल। कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। वो क्या चीज इंप्रूव करते हैं सॉइल का? कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, टेक्सचर या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही होंगे। जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे इंप्रूव दी न्यूट्रिएंट सप्लाई, टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Preeling tower is found in the flow sheet for the manufacturing of ammonia, urea, superphosphate, triple superphosphate। तो देखो जो प्रीलिंग टावर होता है वो अमोनिया की फ्लो शीट में होता है, अमोनिया के प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is best fertilizer for paddy? Ammonium sulfate, नाइट्रोफॉस्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पैडी। धान की खेती के लिए अमोनियम सल्फेट को बेस्ट फर्टिलाइजर माना गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पेपर में आ जाते हैं, आप जरूर इनको देख कर जाएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमर्शियल फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कमर्शियल फर्टिलाइजर जो होते हैं मोस्टली किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं? पाउडर फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स में, लम्प्स में, फ्लेक्स में। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये ग्रैन्यूल्स का दिखाई दे रहा है। ग्रैन्यूल्स फर्टिलाइजर है। जो फर्टिलाइजर्स कमर्शियली यूज किए जाते हैं वो दानेदार फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर मोर लीफी क्रॉप्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर कार्बन। तो देखो मोर लीफी क्रॉप्स का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी पत्तियां हो, अच्छी पत्तियां हो, न्यूट्रिएंट्स हो लीव्स में, तो उसके लिए नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है लीफी क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the pipe Reynolds number, अब फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि NFL के पेपर में फ्लूइड के क्वेश्चन बताया जा रहा है कि नहीं आए हैं या एक क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एग्जाम में, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन फ्लूइड के भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि when the pipe Reynolds number is 6000, the flow is generally विस्कस फ्लो होगा, लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा या ट्रांजिशन फ्लो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है वो 2000 से कम होता है तो लेमिनार फ्लो होता है, 2000 टू 4000 होता है तो ट्रांजिएंट फ्लो होता है, और अगर 4000 से ज्यादा होता है रेनॉल्ड नंबर तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो रेनॉल्ड नंबर क्योंकि यहाँ पे 6000 दिया गया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारा जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो मैं देखती जा रही हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था और फिर वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई और फिर अभी तक वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। और ये वीडियो जो है ये मैं कल बना रही थी और ये मुझे आज अपलोड करना था, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं बीच बीच में देख रही हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज the undesirable byproduct produced in the manufacturing of urea?
कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट है जो कि यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है। अमोनियम कार्बोनेट, बाईयूरेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनियम कार्बामेट। तो यहाँ पे बाईयूरेट जो है वो एक अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट है जो कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है। और बाईयूरेट की जो फॉर्मेशन होती है वो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में लेस देन 1% होनी चाहिए, अदरवाइज ये हार्मफुल हो सकती है। और ये 1%, लेस देन 1% रखी जाती है, की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाईयूरेट होगा। कह रहे हैं फॉर आइडियली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से क्वेश्चन है, द मैक नंबर विल बी 1.5, 1, 0 या फिर 5। तो कह रहे हैं मैक नंबर जो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कितना होता है, तो 1 होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैक नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने 76 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो आप इसे जरूर देखकर जाएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये एनएफएल के पेपर के बाद मैंने बनाया है और एनएफएल के पेपर में जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे उनसे एक पैटर्न को देख के पेपर बनाया है कि इस तरीके का पेपर जो है आरएफसीएल में जो है आ सकता है। तो कह रहे हैं अ फर्टिलाइजर कंटेन 82% नाइट्रोजन। तो कह रहे हैं इट कुड बी, एक फर्टिलाइजर है जिसमें 82% नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो सकता है, यूरिया, लिक्विड अमोनिया या फिर अमोनियम नाइट्रेट या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो अगर किसी फर्टिलाइजर में 82% नाइट्रोजन है तो वो होगा लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डिनरी वाटर। कह रहे हैं पानी में स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकेंड में कितनी होती है, 1500, 330, 1000, 3000। तो साउंड ट्रेवल्स एट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो एयर में तो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में साउंड 1481 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली टोटल वैल्यू जो है उसकी वो दे दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू। और अगर हम आयरन में बात करें, सॉलिड में बात करें तो 5120 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो इसका आंसर मैच कर रहा है वो होगा 1500 मीटर पर सेकेंड और वैसे एग्जैक्ट वैल्यू है 1481 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर देखकर जाएं। अभी एक क्वेश्चन आया था एनएफएल के एग्जाम में कि साउंड ट्रेवल फास्ट इन, सॉलिड दिया था, लिक्विड दिया था और गैस दिया था, वाटर दिया था, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे। तो साउंड जो होती है वो सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी साउंड सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजर प्लांट्स गेटिंग इट्स हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट पार्टली फ्रॉम कोक ओवन गैस इज सिचुएटेड एट। कह रहे हैं फर्टिलाइजर प्लांट जो कि अपनी हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट को कोक ओवन गैस से कंप्लीट करता है पार्टली, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। कह रहे राउरकेला अंडर सेल, बरौनी अंडर एचएफसी, नांगल अंडर एनएफएल या फिर तलचर अंडर एफसीआई। तो फर्टिलाइजर प्लांट जो कि हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट को पार्टली कोक ओवन गैस से कंप्लीट करता है वो सिचुएटेड है राउरकेला में अंडर सेल। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पहले एनएफएल में नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके के पेपर में दोबारा से वो पेपर जो है आरएफसीएल में रिपीट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्टिलाइजर प्लांट गेटिंग हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज सिचुएटेड एट। कह रहे हैं फर्टिलाइजर प्लांट कौन सा है जो कि अपनी हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट को वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से पूरा करता है, पा रहा है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट पाता है, वो कहां पर सिचुएटेड है, नामरूप, नांगल, राउरकेला, कोरबा। तो देखो नांगल जो है जो कि पंजाब में है, नांगल फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो है पंजाब में और हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द नांगल प्लांट। तो यहाँ पर इसका आंसर है नांगल। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो आप इन्हें विदाउट एनी रिस्क जो है यहाँ से पढ़ के चले जाएं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं यूरिया इज अ बेटर फर्टिलाइजर देन अमोनियम सल्फेट। यूरिया जो होता है बेटर फर्टिलाइजर माना गया है अमोनियम सल्फेट से, क्यों? इट इज चीपर, इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इज हायर, इट इज नॉट पॉइजनस, इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर। तो देखो एक ही रीजन है किसी भी फर्टिलाइजर के बेटर होने का, यूरिया के बेटर होने का अमोनियम सल्फेट से, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट, दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर फर्टिलाइजर। तो और तो कोई रीजन है नहीं। बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए हुए हैं। कह रहे हैं द कंटिन्यूटी इक्वेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, इज डिपेंडेंट अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन है a1v1 इक्वल्स टू a2v2, यानी कि av इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन a1v1 इक्वल्स टू a2v2 है। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं एन आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस बोथ ए बी, या नीदर ए और बी। तो देखो जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है ना। इनकम्प्रेसिबल रहेगा और नॉन विस्कस भी होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला देती हूँ कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया गया है, मीटर में नहीं दिया गया है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को टिक करेंगे, और अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर में करेंगे, ठीक है। और अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया गया है और ए और बी दोनों को बोला गया है बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो आप ए और बी को दोनों को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर होगा। बढ़ेंगे 86 क्वेश्चन की तरफ। सीटेन नंबर ऑफ डीजल अंडर अ ट्रक, सीटेन नंबर ऑफ डीजल यूज्ड इन ट्रक में बी। यानी जो ट्रकों में सीटेन नंबर डीजल का यूज किया जाता है, यानी कि जो ट्रकों में डीजल यूज करते हैं उसमें जो डीजल की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सीटेन नंबर यूज किया जाता है, वो सीटेन नंबर कितना होना चाहिए? 5, 14, 35 या फिर 85। तो जो ट्रक्स में डीजल यूज किया जाता है उनका जो सीटेन नंबर होता है वो 35 to 38 के बीच होता है। तो यहाँ पर आंसर है 35, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं यूरिया इज फॉर्म्ड। यूरिया जो फॉर्म होती है वो कौन से फेज में फॉर्म होती है? इट इज ओनली इन लिक्विड फेज, वेपर फेज, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर और वैक्यूम। तो यूरिया जो होती है इट इज फॉर्म्ड ओनली इन लिक्विड फेज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So now we will move on to the next question। कह रहे हैं मेन कंपोनेंट ऑफ बोन ऐश इज। बोन ऐश का मेन कंपोनेंट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम फॉस्फेट। तो बोन ऐश का जो मेन कंपोनेंट होता है इट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज के आखिरी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेट्रोलियम से लिया गया है। फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज डिटरमाइंड बाय। कह रहे हैं फ्लैश पॉइंट जो है वो किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है या फिर ऑयल का कौन से ऑपरेटर से डिटरमाइन किया जाता है? तो फ्लैश पॉइंट का डिटर्मिनेशन जो है वो डीजल के लिए किया जाता है और गैसोलीन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे फ्लैश पॉइंट जो है वो कौन से ऑपरेटर से मेजर किया जाता है? पेंस्की मार्टिन ऑपरेटर्स, रैम बॉटसम ऑपरेटर्स, सेवॉल्ट विस्कोमीटर, या फिर कॉन्ड्रेटसन ऑपरेटर्स। तो देखो कॉन्ड्रेटसन ऑपरेटर्स से तो नहीं किया जाता। कॉन्ड्रेटसन ऑपरेटर्स से आप कार्बन रेसिड्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेवॉल्ट विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मेजरमेंट की जाती है, और रैम बॉटसम ऑपरेटर्स जो है वो भी आपका जो है वो कार्बन रेसिड्यू टेस्ट में किया जाता है। कार्बन रेसिड्यू टेस्ट 2 ऑपरेटर्स से किया जाता है, रैम बॉटसम ऑपरेटर्स और कॉन्ड्रेटसन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे पेंस्की मार्टिन ऑपरेटर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
पेंस्की-मार्टिन ऑपरेटर से फ्लैश पॉइंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव। जो यूरिया ऑटोक्लेव होता है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है वो पूछी गई है। 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 एटमॉस्फेयर, 190 डिग्री सेल्सियस या 200 एटमॉस्फेयर, 400 डिग्री सेल्सियस या 550 एटमॉस्फेयर, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, यूरिया ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है 190 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो 200 एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर यूरिया ऑटोक्लेव में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स यूज, कह रहे हैं जो फर्टिलाइजर प्लांट गैस बेस्ड होते हैं वो क्या यूज करते हैं? नेचुरल गैस एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, नेचुरल गैस एज अ हीटिंग मीडियम, कोल गैस एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कोल गैस एज अ हीटिंग मीडियम। तो जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं नेचुरल गैस को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑप्टिमम साइज ऑफ अमोनिया प्लांट इज, अमोनिया प्लांट का ऑप्टिमम साइज कितना होता है? टन्स पर डे में पूछा गया है, 10, 100, 1000 या फिर 10,000। तो अमोनिया प्लांट का जो ऑप्टिमम साइज होता है वो होता है 1000 टन्स पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कह रहे हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं? एक तो बता दिया है इन्होंने अमोनिया, और दूसरा पूछा है, दो और पूछे हैं। तो देखो कैन में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं उसमें 60 पार्ट यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, 60 पार्ट ऑफ लाइम कार्बोनेट और 3 पार्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर और बोरेक्स। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें HNO3 और लाइम स्टोन दिखाई दे रहे हैं वो करेक्ट होगा। ठीक है, कैन में अमोनिया, HNO3, नाइट्रिक एसिड और लाइम स्टोन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोलाइम इज केमिकली नोन एज, नाइट्रोलाइम कह रहे हैं केमिकल नाम किसका होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का होता है, अमोनियम नाइट्रेट का होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन का होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो नाइट्रोलाइम जो है केमिकली नोन एज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चंस के फर्दर ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर अपने आप से बता रही हूँ, बिल्कुल सही आंसर है ये सारे। 95 क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विड अमोनिया इज नॉट यूज्ड एज सच अ फर्टिलाइजर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज, कह रहे हैं लिक्विड अमोनिया जो है उसको एज अ फर्टिलाइजर ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि हमारी इंडिया है उसमें यूज नहीं किया जाता, लिक्विड अमोनिया को नहीं यूज किया जाता बिकॉज इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इज वेरी लो, इट इज वेरी कॉस्टली, इट विल इवापोरेट्स ऑन स्प्रेइंग, इट इज नॉट अवेलेबल। तो देखो लिक्विड अमोनिया इज नॉट यूज्ड as a fertilizer in our country, in tropical countries, just because it will evaporate on spraying. जब हम उसे evaporate करेंगे, जब हम उसे स्प्रे करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो evaporate हो जाएगी, इसीलिए लिक्विड अमोनिया को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 96 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, which of the following does not come under the category of secondary nutrients for plant growth, कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो सेकेंडरी फर्टिलाइजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, इनमें से कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है? तो देखो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केवल एक ऑक्सीजन है जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंडर में नहीं आता। ठीक है, इसका डेटा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देती हूँ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, ये तीनों हैं, ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं आपका डेटा दिखाऊंगी। कह रहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बिकॉज प्लांट रिक्वायर देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज देन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है। Secondary nutrients in fertilizers are,
तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया है, मैंने आपको याद करने के लिए क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट भी किया है। कह रहे हैं इसका आंसर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो कह रहे हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन इट्स विच कंटेंट। पोटेशिक फर्टिलाइजर को जो ग्रेड किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है? KCl कंटेंट के बेसिस पर, K2O कंटेंट के बेसिस पर, या फिर KNO3 या फिर K2SO4। तो देखो जो पोटेशिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ग्रेड किया जाता है K2O कंटेंट के आधार पर। तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बेल आइकॉन को प्रेस करें, गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते रहेंगे आप लोगों को सारी गाइडेंस जो है यहाँ पर मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। Which of the following fractions of petroleum contain maximum sulfur? कह रहे हैं इनमें से कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन है जिसमें मैक्सिमम सल्फर होगा? डीजल, गैसोलीन, नेफ्था, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यूज। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे जैसे आपका जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं वो हैवी होते जाते हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है उनके, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो क्या उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे उनमें सल्फर कंटेंट, उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी और उतना ज्यादा उसमें सल्फर, नाइट्रोजन और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो गैसोलीन, डीजल और नेफ्था जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक रेसिड्यूज जो होंगे उनमें सल्फर कंटेंट सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसोलीन, डीजल और नेफ्था। सो एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्रैकिंग इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे क्रैकिंग जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, या फिर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्रैकिंग जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्रैकिंग रिएक्शन में विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी वी आर ब्रेकिंग हैवी हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर वंस, यानी कि हैवी हाइड्रोकार्बन्स जैसे एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू है, वैक्यूम रेसिड्यूज हैं, उनको थर्मली क्रैक किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है, और जिन लोगों का 19th को पेपर है वो इस वीडियो को पूरा देख कर जाए। हो सकता है कि उनके पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाए। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर 19th December 2021। थैंक यू सो मच।